नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सावरकर पर राहुल के करारे वार की, मोदी राज में बड़े हेट स्पीच के मामलों की, जानेंगे अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने, देश में फिर क्यों हल्ला बोलने की तैयारी में हैं किसान, बात करेंगे मोरबी पुल हादसे में गुजरात सरकार से हुई चूक की, ज्ञान वापी मामले में आए नए मोड़ की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एलपीजी गैस सिलेंडर में हुए बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 71वां दिन पूरा। आज राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करती दिखी अभिनेत्री रिया सेन। यात्रा में शामिल हो रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज। कर्नाटक में गरमाई सियासत, सीएम बसवराज बोम्मई पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, कहा मतदाताओं का डाटा चोरी करते हैं मुख्यमंत्री। अवैध खनन घोटाले में ईडी के सामने पेश हुए हेमंत सोरेन, मीडिया से बोले बीजेपी कर रही है आदिवासियों की भलाई चाहने वाली सरकार को गिराने की साजिश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 230 अंकों की गिरावट के साथ 61,750 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 65 अंक की गिरावट के साथ 18,243 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी इस वक्त महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में हर जगह उनका शानदार स्वागत हो रहा है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में आज यात्रा के 71वें दिन राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया से बात करते हुए राहुल ने गुजरात चुनाव को लेकर अपने प्लान का भी खुलासा कर दिया। तो वहीं सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है और इस राज्य में यात्रा को 11 दिन हो चुके हैं। ऐसे में आज राहुल गांधी एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। अकोला के महाराष्ट्र में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वीर सावरकर का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने वीर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी भी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते हुए राहुल गांधी ने बताया कि अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बात सुनने की जरूरत है। जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भाई हाँ देखो, ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो। ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, राहुल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खराब नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि देश समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्याएं बीजेपी सरकार की विफल नीतियों का नतीजा है। ये यात्रा हर समस्या को प्रमुखता से उठाने का मंच है। हम इन मुद्दों पर युवा, महिला, किसान, मजदूर और आम जन के साथ हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत, डर के खिलाफ निकाली जा रही है। वीर सावरकर कितने वीर? दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा देश में बने नफरत के माहौल को मिटाने के लिए हो रही है। देश में नफरत का माहौल बना है, इसका खुलासा केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भी हो रहा है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी पिछले 2 महीने से देश में पैदल मार्च कर रहे हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में फैली नफरत को खत्म करने के लिए निकाली जा रही है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि देश को बांटा जा रहा है। राहुल के इस बयान पर एनसीआरबी के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के एक बयान ने मोहर लगा दी है। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2014 के बाद से राजनेताओं और सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ हेट स्पीच के मामलों में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। इससे पहले 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, ये 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो ऐसे मामलों के खिलाफ खुद कार्रवाई करें या अवमानना के आरोपों का सामना करें। अदालत ने कहा, अगर अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो अवमानना शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में मामलों की स्थिति एक ऐसे देश के लिए चौंकाने वाली थी जिसे धर्म तटस्थ माना जाता है। जजों ने कहा, भारत का संविधान व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाले नागरिकों के बीच एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बंधुत्व की परिकल्पना करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नफरती भाषा की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत की बेंच ने कई अधिकारियों से अभद्र भाषा की घटनाओं पर नकेल कसने और अदालत को एक रिपोर्ट पेश करने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में हेट स्पीच को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। इसमें बताया गया था कि पिछले 7 सालों में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड 500% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2014 में हेट स्पीच के सबसे कम यानी 323 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 में बढ़कर 1804 हो गए। देश को बांटने और नफरत को लेकर राहुल गांधी खुद सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की बात मान ली है? बात तो चाचा शिवपाल यादव ने भी अखिलेश की मान ली है। तभी तो आज दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए। मैनपुरी चुनाव ने सपा परिवार को फिर से एक कर दिया है और इस एकजुटता ने बीजेपी के प्लान को फ्लॉप कर दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी सीट से शिवपाल यादव के करीबी रघुराज शाक्या को मैदान में उतारा। शाक्या के सारे शिवपाल को साधने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। अखिलेश यादव आज सुबह अपनी पत्नी और मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के साथ सफाई में शिवपाल के घर पहुंच गए। मैनपुरी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी इस दौरान अखिलेश के साथ थे। चारों के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक मुलाकात चली। इस मुलाकात की फोटो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। तस्वीर के साथ लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। शिवपाल से मुलाकात से पहले अखिलेश ने उन्हें फोन भी किया था और उससे पहले उपचुनाव के लिए शिवपाल को स्टार प्रचारक भी बना दिया था। अखिलेश पूरे परिवार को एकजुट करने में लगे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। दरअसल बुधवार को ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल यादव ने सफाई में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि डिंपल यादव परिवार की बहू हैं, उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटना है। और अब अखिलेश यादव की शिवपाल के घर जाकर मुलाकात से साफ है कि मुलायम सिंह का पूरा परिवार चुनाव में एक साथ है और जल्द ही शिवपाल यादव भी खुलकर चुनाव प्रचार में कूद पड़ेंगे। इससे साफ है कि शिवपाल से मदद की जो उम्मीद बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्या ने लगाई थी वो अब टूट चुकी है। शिवपाल ने डिंपल का समर्थन करने और प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस ने डिंपल के समर्थन का ऐलान किया है तो बीएसपी ने किसी भी दल का समर्थन नहीं किया है। मैनपुरी पर नजरें गड़ाए बीजेपी का गणित पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, जिसका सीधा फायदा डिंपल यादव को मिलता नजर आ रहा है। इधर किसानों ने भी मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा करने का मन बना लिया है। किसानों के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों की दूसरी मांगों को लिखित आश्वासन के बावजूद पूरा करने को तैयार नहीं दिख रही है, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। और अब किसानों ने नए सिरे से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। 1 साल पहले 19 नवंबर को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था। इसके बाद किसानों की दूसरी मांगों को भी जल्द पूरा करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। केंद्र के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन अब किसान खुद को ठगा मान रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है और नए सिरे से किसान आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
एसकेएम ने कहा कि किसान संगठनों की 8 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में किसान आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 19 नवंबर को फतेह दिवस या विजय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। 26 नवंबर को देश भर के राजभवनों की ओर किसान मार्च निकालेंगे। 11 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के कार्यालयों तक मार्च का आयोजन किया जाएगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के आश्वासन पर 9 दिसंबर 2011 को किसानों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ किए लिखित वादों से मुकर गई है। एसकेएम ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समिति का गठन अभी तक नहीं किया। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले भी अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। सरकार किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर विचार करने को ही तैयार नहीं दिख रही है। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की हुंकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी तो गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बजा दी है। मोरबी पुल हादसे को लेकर आज हुई सुनवाई में दायर हलफनामे में मोरबी नगर पालिका ने अपनी गलती मान ली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब इस मामले पर गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में मोरबी नगर निगम ने अपनी गलती मान ली है। हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में मोरबी नगर पालिका ने कहा कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज नहीं खोला जाना चाहिए था। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को हुए हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 2 नोटिसों के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को लेकर मोरबी नगर पालिका को चेतावनी दी थी। अदालत ने कहा था, कल आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल करें या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करें। कोर्ट ने मोरबी नगर निगम को 7 नवंबर को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक जवाब मांगा था, लेकिन निगम जवाब देने में विफल रहा। कोर्ट ने 15 नवंबर को 1 और दिन का वक्त दिया था, लेकिन निगम जवाब दाखिल करने में विफल रही। निगम ने आज हुई सुनवाई में हलफनामा पेश किया और इस हलफनामे में मोरबी नगर पालिका ने अपनी गलती मान ली। पिछले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद उठाया था, जिसके बाद बेंच ने राज्य सरकार, गुजरात मुख्य सचिव, मोरबी नगर निगम, शहरी विकास विभाग, गुजरात गृह मंत्रालय और राज्य मानवाधिकार आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था और उनसे रिपोर्ट मांगी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इधर हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं मोरबी घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि पुल गिरने के समय कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। बीजेपी की बैठक 4 किलोमीटर दूर हो रही थी, वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद बैठक 1 घंटे तक चली। मैं इसकी निंदा करता हूं। गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती का नतीजा है कि सरकारी विभाग ने अपनी चूक मान ली। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में गुनहगारों को क्या सजा देती है, क्योंकि इस हादसे ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। सवाल तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित 3 मांगों से जुड़ी याचिका पर आज कोर्ट का आदेश आ गया। क्या है कोर्ट का आदेश, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर मामला देश की अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा के अधिकार के साथ ही अब इस पूरे परिसर पर ही दावा कर रहा है, जबकि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है उसे मुस्लिम पक्ष कुछ और ही बता रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से किरण सिंह बिसेन और दूसरे पक्षकारों ने याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि किरण सिंह बिसेन की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। दरअसल बिसेन ने अपनी याचिका में अदालत से मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही जिस परिसर में शिवलिंग मिला है उसे हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में आज हुई सुनवाई के बाद किरण सिंह बिसेन की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई करेगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम द्विवेदी ने बताया कि अदालत में सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर तय की गई है और इसी दिन सुनवाई के दूसरे मुद्दे भी तय हो जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल विधेयक को लेकर सरकार से हलफनामा मांगा है। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वर्शिप एक्ट में आता है, क्योंकि मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है, इसलिए इसमें किसी तरह के बदलाव को लेकर कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता।
और बुलेटिन के आखिर में बात एलपीजी गैस सिलेंडर में होने वाले बड़े बदलाव की। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करने वाले ग्राहकों के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है। गैस की चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने अब गैस सिलेंडर पर QR कोड लगाने का एक्शन ले लिया है और सरकार की ये योजना 3 महीने के अंदर अमल में आ जाएगी। एक तरफ गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का पहले ही दम निकला हुआ है, तो दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर में गैस की चोरी भी आम जनता की मुश्किलों में इजाफा कर देती है। लेकिन सरकार अब एलपीजी सिलेंडर को QR कोड से लैस करने जा रही है। इससे ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की माने तो अब एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस की चोरी को रोकने के लिए सरकार सिलेंडर को QR कोड से लैस करेगी। ये कुछ आधार कार्ड जैसा होगा। इस QR कोड के जरिए गैस सिलेंडर में मौजूद गैस की ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अगर अब कोई गैस सिलेंडर में गैस की चोरी करता है तो उसे ट्रैक करना भी काफी आसान हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने वर्ल्ड एलपीजी वीक 2022 के खास अवसर पर यह जानकारी दी है। अब जल्द ही सभी एलपीजी सिलेंडर पर QR कोड लगा दिया जाएगा। सरकार ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 3 महीने के अंदर इस काम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नए गैस सिलेंडर में QR कोड डाला जाएगा। वहीं गैस सिलेंडर में QR कोड के मेटल स्टिकर को गैस सिलेंडर पर चिपकाया जाएगा। खबरों के मुताबिक गैस सिलेंडर में QR कोड की मौजूदगी से इसकी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। पहले गैस कम मिलने की शिकायत करने पर इसकी ट्रैकिंग आसानी से नहीं हो पाती थी, लेकिन अब QR कोड लग जाने के बाद इसे ट्रैक करना आसान होगा। पहले ये नहीं पता चल पाता था कि किस डीलर ने गैस सिलेंडर को कहां से निकाला और किस डिलीवरी मैन ने उसकी डिलीवरी ग्राहक के घर पर की थी, मगर QR कोड लगने के बाद सभी चीजों की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा और इससे लोगों के मन में डर पैदा होगा। इससे वो गैस की चोरी करने से बचेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।